अध्याय 22 उथल पुथल एक। जियो लिंगशी के जाने के कुछ समय बाद जिया क्विंग्यू वापस लौट आया। आज उसने अपने लाल कपड़ों को फीनिक्स डिजाइन की कढ़ाई वाली पानी नीली पोशाक से बदल दिया था। उसके बालों में एक नीलमणि पिन थी, उसके कानों में मोती की बालियों की एक जोड़ी लटक रही थी और उसकी गर्दन के चारों ओर एक नीलमणि नीले मोती का हार लटका हुआ था। गर्दन की दिखाई देने वाली त्वचा चमकदार रूप से बर्फ जैसी सफेद थी, इस हद तक पारदर्शी थी कि ऐसा लगता था कि नीचे की हड्डियां भी देखी जा सकती थीं। इससे प्रकाश फैल रहा था और यह देखने में अत्यंत सुंदर दृश्य था। ज्योचे ने अभिभूत भाव से उसे देखा, उसकी आंखों में तीव्र चमक आ गई। इस प्रकार का अनोखा सुंदर दृश्य, क्या यह किसी परी के नश्वर लोक में उतरते हुए चित्र जैसा नहीं था? जिया किंग्युए दरवाजे से गुजरी, हर कदम हल्का और सुंदर था जैसे कि वह बादलों पर कदम रख रही हो। उसका बर्फसफेद चेहरा और पीली गर्दन न केवल अत्यधिक सुंदर थी, बल्कि एक प्रकार की कुलीनता और ठंडा गर्व भी दिखाती थी जो लोगों को शर्मिंदा कर देती थी। उसे देखने वाला कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि वह केवल एक की बेटी थी छोटे शहर की व्यापारी, बल्कि यह सोचना पसंद करेगी कि वह एक अलग और अछूत साम्राज्ञी थी। ज्योचे ने उसे अचंभित होकर देखा और उसके दिल ने हजारों बार आह भरी। यह कमरा ही एकमात्र जगह थी जिसे वह बदल सकती थी। वह गहरी नींद में सो रहा होगा और वास्तव में उसके कपड़े बदलने के सुंदर दृश्य को देखने से चूक गया होगा। यह बिल्कुल अक्षमय था। नीले रंग के कपड़े आप पर लाल रंग से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। ज्योचे ने उसे देखते हुए दिल से प्रशंसा की, तुलना से परे खुशी हुई। जिया क्विंग्यू उसकी प्रशंसा से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। मेज पर खाली सूप का बर्तन देखकर वह आगे बढ़ी और उसे उठाकर बाहर जाने की तैयारी करने लगी। क्या तुमने वह चिकन सूप बनाया? ज्योचे ने जोर से पूछा। क्या इसका स्वाद खराब था? जिया क्विंग्यू ने ठंडे अंदाज में पूछा, उसकी पीठ उसकी ओर थी। हालांकि उसकी आंखों की गहराई में एक सूक्ष्म भावना थी जिसे वह स्वयं भी नहीं समझ पाई थी। वो बहुत अच्छा था। तभी मुझे पता चला कि सूप बनाने के मामले में भी आप असाधारण हैं, ज्योचे ने मुस्कुराते हुए कहा। वह खड़ा हुआ और फैला, फिर गंभीरता से कहा, मेरी पत्नी क्विंग्यू के चिकन सूप का बदला चुकाने के लिए आज रात बिस्तर पर मैं और भी अधिक ऊर्जा लगाऊंगा। जिया क्विंग्यू पहले से ही उसकी कभी कभार की जाने वाली छेड़खानी की आदी हो चुकी थी। उसने भावहीन होकर कहा, ज्यो संप्रदाय के लोग आज दोपहर पहुंचेंगे। नेता ज्यो संप्रदाय के गुरु का सबसे छोटा बेटा है, जिसे ज्यो कुआंग्युन कहा जाता है। मैंने मास्टर को यह कहते हुए सुना है कि ज्यो कुआंग्युन की गहन शक्ति की खेती को केवल ज्यो संप्रदाय की युवा पीढ़ी के बीच औसत माना जा सकता है और विदेशों में उनकी प्रतिष्ठा बेहद खराब है। हालांकि वह अत्यधिक बिगड़ैल है क्योंकि वह सबसे छोटा बेटा है। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे उकसाने की हिम्मत करे। उससे आमने सामने मिलने से बचने की कोशिश करना सबसे अच्छा है। ज्यो कुआंग्युन, ठीक है, मैं समझता हूँ। मुझे चेतावनी देने के लिए धन्यवाद, क्विंग्यू। मेरी पत्नी ज्योचे ने मुस्कुराते हुए कहा। आज ज्यो संप्रदाय के लोगों के आगमन का दिन था। ज्यो संप्रदाय के आगमन की खबर ने न केवल ज्यो कबीले को प्रभावित किया, बल्कि पूरे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी को भी काफी प्रभावित किया। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी हर मामले में ब्लू विंड एम्पायर के निचले भाग में स्थित थी। दूसरी ओर ज्यो संप्रदाय ब्लू वाइंड साम्राज्य के शिखर पर स्थित था। दोनों के बीच स्तरों की संख्या असंख्य थी। ज्यो संप्रदाय के लोग और ज्यो संप्रदाय के गुरु के सबसे छोटे बेटे का भी व्यक्तिगत रूप से यहाँ आना सम्राट के सबसे निचले ग्रामीण परिवार में आने से अलग नहीं था। पूरा फ्लोटिंग क्लाउड सिटी एक तरह के घबराहट भरे माहौल में डूबा हुआ था। कुछ लोग ज्यो संप्रदाय के साथ थोड़ा सा भी संबंध स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार की विधि का उपयोग करने की उम्मीद में इसके प्रति उत्सुकता से उत्सुक थे। इससे भी अधिक लोगों के मन में भय उत्पन्न हो गया। यह पता चलने पर कि वे आज दोपहर को आएंगे, गलती से दूसरे पक्ष को ठेस पहुंचाने के डर से उन सभी ने खुद को अंदर बंद कर लिया। यदि ज्यो संप्रदाय के लोग उन्हें मारना चाहते थे, तो यह एक चींटी पर कदम रखने से बहुत अलग नहीं होगा। उनके लिए कानून महज एक मजाक था। ज्यो कबीले के मुख्य प्रांगण को साफ सुथरा रखा गया था, कहीं भी धूल का कोई कण नहीं था।
2 दिन पहले ही जियो कबीले का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान प्रांगण, जिसमें जियो यूनहाई हमेशा रहता था, फिर से झाड़ू पोछा और सजाया गया था। यहाँ तक कि बेडशीट, कंबल और फर्नीचर भी बदल दिए गए थे। इसके अलावा जियो यूनहाई खुद को अगले दरवाजे के छोटे आंगन में ले गया था। यहाँ तक कि अगले कुछ दिनों के भोजन की व्यवस्था भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से की थी। यद्यपि वे मृत्यु से थके हुए थे, फिर भी उनका हृदय अतुलनीय रूप से प्रफुल्लित था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें 100% विश्वास था कि उनका बेटा जियो यूलुंग इस बार जियो संप्रदाय द्वारा चुना जाएगा। उस समय उसका बेटा आकाश में उड़ जाएगा और वह स्वयं ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जिसे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में कोई भी उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं, बल्कि एक के भीतर 100 ली की त्रिज्या TL 5 किलोमीटर। सुबह 10 बजे से जियो यूनहाई ने व्यक्तिगत रूप से सभी बुजुर्गों को कबीले के प्रवेश द्वार पर इंतजार करने के लिए प्रेरित किया, जो मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार थे। वे पूरे रास्ते दोपहर तक प्रतीक्षा करते रहे। फिर दोपहर के 5 बजे तक नहीं, जब जियो कबीले का एक शिष्य दूर से चिल्लाता हुआ वापस भागा, कबीले मास्टर, वे आ गए हैं। जियो संप्रदाय के लोग आ गए हैं। वह उदात्तता, यह निश्चित रूप से जियो संप्रदाय है। सबके शरीर कांप उठे। जियो यूनहाई ने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए तेजी से कदम बढ़ाया, जल्दी, तुरंत सभी को तैयार होने के लिए सूचित करें। मैं निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं करूंगा जो गड़बड़ी करता है और महान अतिथियों को अपमानित करता है। साथी बुजुर्गों, तुरंत उनसे मिलने के लिए मेरे पीछे आए। जियो यूनहाई पागलों की तरह बाहर निकल गया। 1 ली से अधिक तक सीधे आगे बढ़ने के बाद ही अंततः उसने 4 लोगों को तेजी से अपनी दिशा में चलते हुए देखा। उन चारों में से सबसे आगे एक युवक था जो शानदार कपड़ों, सामान्य कदकाठी और औसत नैनंश वाला लगभग 20 साल का लग रहा था। उनके सफेद चेहरे पर उदासी की झलक थी, उनका रूप अत्यधिक सुखवादी जैसा था। जहां तक देखने की बात है, वह भीड़ के बीच में अलग नहीं दिखता था। हालांकि इतना साधारण चेहरा भी जंगली अहंकार और अहंकार से भरा था। चलते समय उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, उसकी आंखें ऊपर की ओर थीं, वह कभी कभार आने जाने वाले पर नजर भी नहीं डालता था, जैसे कि एक नजर भी उसकी आंखों को गंदा कर देगी। उसके पीछे काले कपड़े पहने एक बुजुर्ग चल रहा था, उसकी विशेषताएं पानी की तरह शांत थीं। उससे भी पीछे 2 वैसे ही काले कपड़े पहने युवक थे। उनके प्रत्येक कंधे पर एक चांदी का ईगल पैटर्न कढ़ाई किया गया था। जियो यूनहाई ने एक गहरी सांस ली और फिर तेजी से उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। उसने अभिवादन में अपनी मुट्ठी बंद कर ली, उसका शरीर आगे की ओर झुक गया और ध्यानपूर्वक और सम्मानपूर्वक पूछा, क्षमा करें, क्या आप जियो संप्रदाय के 4 महान अतिथि हैं? सामने वाला युवक रुका, आलस्य से उनकी ओर देखा, फिर आधी बंद आंखों से कहा, यह सही है, यह महान व्यक्ति जियो संप्रदाय का जियो कुआंग्युन है। जियो यूनहाई का रवैया तुरंत और भी सम्मानजनक हो गया। उन्होंने श्रद्धापूर्वक कहा, यह 4 महान अतिथि निकले, यह बहुत अच्छा है। हम लंबे समय से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपका विनम्र सेवक फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का जियो कबीले का वर्तमान कबीला स्वामी है। मेरे पीछे के 5 लोग जियो कबीले के 5 सम्मानित बुजुर्ग हैं। हमारे जियो कबीले के लिए 4 महान मेहमानों के इस तरह आने पर हम बेहद आभारी और विनम्र हैं। बकवास जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। जियो कुआंग्युन की नजर सभी 5 बुजुर्गों पर पड़ी। फिर उसने आलस्य से अपनी भुजाएं हिलाईं, रास्ता दिखाओ। हाँ हाँ, कृपया मेरा पीछा करें। जियो यूनहाई ने तुरंत सिर हिलाया और फिर व्यक्तिगत रूप से जियो कबीले की ओर वापस जाने के लिए अपना शरीर घुमाया। मुझे डर है कि मैं इस वरिष्ठ को नहीं पहचान पा रहा हूं। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। जियो मोशन, काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने उदासीनता से उत्तर दिया। उसका चेहरा भावशून्य था, बिल्कुल किसी शव जैसा। जियो यूनहाई ने आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की, उसका दिल आशंकाओं से भरा हुआ था।
वह जियो कुआंग्युन की गहन शक्ति साधना के स्तर का पता लगा सकता था, लेकिन इस जियो मोशान के शरीर से गहन शक्ति का एक टुकड़ा भी महसूस नहीं कर सका। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जियो मोशान ने इस पर खेती नहीं की थी, जो स्पष्ट रूप से संभव नहीं था। या तो वह या उसकी गहन शक्ति साधना इसका पता लगाने की उसकी क्षमता से कहीं अधिक थी। जब तक वे जियो कबीले में लौटे, लोगों का एक बड़ा समूह पहले से ही प्रवेश द्वार पर खड़ा था। सामने जियो यूनहाई का सम्मानजनक रवैया देखकर उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन सबकी नजर उस घमंडी युवक पर पड़ी और फिर वे सभी उसका स्वागत करने के लिए एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह जियो संप्रदाय का युवा गुरु है? सबसे आगे बैठे एक भारी भरकम अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आदरपूर्वक पूछा। आप कौन हैं? जियो कुआंग्युन ने उसकी ओर देखने के लिए अपनी आधी खुली आंखें तिरछी कर ली। मैं फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का गवर्नर हूं। मेरा नीच नाम सीटू नान है। जब मैंने सुना कि जियो संप्रदाय के महान अतिथि आ रहे हैं, तो मैं आया। आपका स्वागत करने आया। सीटू नान की आवाज कांपने लगी और उसके माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के गवर्नर के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण शख्सियतों को देखा था, लेकिन जियो संप्रदाय के इस युवा गुरु के सामने उन्होंने जो भी महत्वपूर्ण शख्सियतें देखीं, उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं थी। उसके सामने जो घमंडी युवक था, वह दिखने में तो औसत दर्जे का था, लेकिन उसका एक शब्द ही उसकी मौत का कारण बन जाता था। यह विनम्र सेवक युवेनबा है। मैं कई वर्षों से जियो कबीले के गुरु का अच्छा दोस्त रहा हूं। मैं आया। जियो संप्रदाय के युवा गुरु की शालीनता की प्रशंसा करने आया था। मैं कुछ छोटे उपहार भी लाया। मुझे उम्मीद है कि युवा मास्टर उन्हें स्वीकार करेंगे। युवेन परिवार का मुखिया, जो जियो कबीले और फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के बीच समान रूप से प्रसिद्ध है, भी आगे बढ़ा। उसका चेहरा सम्मान से भरा हुआ था। उसके हाथ एक छोटा और नाजुक जेड बॉक्स पेश किया। जियो कुआंग्युन ने उस जेड बॉक्स पर अपनी नजर डाली और फिर अपने पीछे दो लोगों की ओर अपना हाथ बढ़ाया। इसे प्राप्त करें। उसके पीछे मौजूद लोगों में से एक तुरंत आगे बढ़ा और बिना किसी भाव के जेड बॉक्स अपने हाथों में ले लिया। यह देखकर कि जियो संप्रदाय के युवा गुरु ने वास्तव में उसका उपहार स्वीकार कर लिया है, युवेनबा का चेहरा खुशी से भर गया। जियो संप्रदाय के साथ कुछ छोटे संबंध स्थापित करने के इच्छुक अन्य लोग अपने अपने उपहार पेश करने के लिए आगे बढ़े। जियो कुआंग्युन ने किसी को भी मना नहीं किया और बिना किसी सवाल के सभी उपहार स्वीकार कर लिए। फिर तिरछी नजरों से लापरवाही से बोले, आप सभी लोग हट जाइए। आज पहले ही थोड़ी देर हो चुकी है। अगर कुछ और है तो हम कल इसके बारे में बात करेंगे। सही। युवा मास्टर जियो ने यहां आने के लिए जमीन और पानी की यात्रा की। वह थक गया होगा। यंग मास्टर जियो के आराम करने के बाद हम कल वापस आएंगे। गवर्नर सीटू ने सिर हिलाते हुए कहा। तब जाकर भीड़ तितर बितर हुई। जियो यूनहाई और 5 बुजुर्गों ने सम्मानपूर्वक जियो कुआंग्युन को जियो कबीले से परिचित कराया। जियो यूनहाई ने उनसे कहा, जियो संप्रदाय के 4 महान अतिथि इस रास्ते से यात्रा कर चुके हैं और थक गए होंगे। क्या आप पहले थोड़ा आराम करना चाहेंगे? एक सुंदर आवास पहले ही तैयार किया जा चुका है। कोई जरूरत नहीं है, मेरा शरीर इतना कमजोर नहीं है। जियो कुआंग्युन ने जियो कबीले पर अपनी निगाहें घुमाईं और उसके मुंह के कोने फैले हुए थे, जिससे छुपने में मुश्किल तिरस्कार का भाव उजागर हो गया। फिर उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा, अगर बुजुर्ग जियो झेंग की मृत्यु नहीं होती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि इस तरह की जगह भी है। मैंने सुना है कि इस जगह का पूर्वज कूड़े का एक टुकड़ा था जिसे हमारे जियो संप्रदाय ने निष्कासित कर दिया था। हालांकि चाहे कितना भी बेकार क्यों न हो, यह अभी भी जियो संप्रदाय का कोई व्यक्ति है। भले ही वह कूड़े का एक टुकड़ा हो जिसे जियो संप्रदाय नहीं चाहता था, फिर भी वह इस तरह की जगह का स्वामी बनने में सक्षम था। इतने वर्षों में इस तरह बढ़ने में सक्षम होना, यह अभी भी बुरा नहीं है। हाँ, तारीफ के लिए धन्यवाद यंग मास्टर जियो। जियो कुआंग्युन की नग्न अवमानना और तिरस्कार का सामना करते हुए जियो यूनहाई ने फिर भी अपना धन्यवाद व्यक्त करने के लिए अपना सिर हिलाया। वह जरा सा भी प्रत्युत्तर देने का साहस कैसे कर सका? मृतक महत्वपूर्ण हैं।
मेरे व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने का कारण एल्डर जियो झेंग की अंतिम इच्छा को पूरा करना भी है। हमने अपने पत्र में आपको अपना उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया है। कल सुबह अपने कुल के सभी लोगों को इस आंगन में इकट्ठा होना। उनमें से एक भी गायब नहीं होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से जियो संप्रदाय में वापस ले जाने के लिए एक का चयन करूंगा। यह आखिरी वाक्य कहने के बाद जियो कुआंगयुन ने अपना सिर ऊंचा किया जैसे कि वह स्वर्ग के भाग्यशाली आदेश की घोषणा कर रहा हो। अध्याय 23 उथल पुथल 2। हाँ, कल सुबह जियो कबीले के सभी लोग यहाँ एकत्र होंगे। मैं वादा करता हूं कि कोई भी लापता नहीं होगा। जियो यूनहाई ने तुरंत प्रतिज्ञा की। महान, हमारा समय सचमुच बहुमूल्य है। हमारे पास केवल कल है। मैं नहीं चाहता कि कोई अप्रत्याशित समस्या हो, जियो कुआंगयुन ने उदासीनता से कहा, फिर अपना सिर झुकाया। आप सभी सम्मानित बुजुर्ग जियो झेंग के वंशज हैं। यह उपहार लाना ही सही है। जियोबा, उपहार पहुंचाओ। जियोबा नामक व्यक्ति आगे बढ़ा और बिना भाव के जियो यूनहाई के सामने एक लकड़ी का बक्सा रख दिया। जियो यूनहाई के हाथ कांपने लगे जब उसने इसे प्राप्त किया और उसके चेहरे पर भयभीत अभिव्यक्ति थी। मैं धन्यवाद देता हूँ, इस उपहार के लिए जियो संप्रदाय को धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ। अंदर की चीज को गहरा उद्घाटन पाउडर कहा जाता है। यह एक गहरी नस को साफ कर सकता है, जिससे व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए बहुत तेजी से विकास करने में मदद मिलती है। किसी भी कारण से क्षतिग्रस्त हुई गहरी नसों पर भी इसका बहुत अच्छा पुनर्स्थापनात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि हमारे जियो संप्रदाय में भी इसे बहुत प्रभावी औषधि माना जाता है। निहितार्थ यह था कि चूंकि यह जियो संप्रदाय के लिए एक प्रभावी औषधि थी, इसलिए उनके लिए इसे प्रथम श्रेणी का जादुई अमृत माना जाएगा। किसी भी कारण से क्षतिग्रस्त हुई गहरी नसों पर भी इसका बहुत अच्छा पुनर्स्थापनात्मक प्रभाव पड़ता है। इस वाक्य के कारण अब तक शांत और चुप जियो लाई की अभिव्यक्ति में अचानक ऐंठन आ गई। उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी टपकने लगी, लेकिन फिर जैसे ही उसकी अभिव्यक्ति मंद हो गई, उसने तुरंत अंदर ही अंदर आह भरी। जियो यूनहाई ने सावधानी से लकड़ी के बक्से को एक तरफ रख दिया और फिर कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ कहा, चूंकि यह जियो संप्रदाय की दवा है, तो इसका प्रभाव मेरी कल्पना से परे होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि हमारा जियो कबीला यंग मास्टर जियो के महान उपकार का बदला कैसे चुका पाएगा। चूंकि यंग मास्टर जियो को आराम करने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा कि मेरे पास कुछ लोग हों जो आप सज्जनों को हमारे जियो कबीले के चारों ओर भ्रमण के लिए ले जाएं। या फ्लोटिंग क्लाउड सिटी। भले ही यह एक छोटा शहर है, हमारे पास कुछ जगहें हैं जो आपकी आंखों को चमका सकती हैं। यह देखकर कि जियो कुआंगयुन ने अपना सिर नहीं हिलाया, जियो यूनहाई तुरंत बाहर पहुंचा और जियो यूलोंग को खींच लिया। यह मेरा बेटा है, जियो यूलोंग। उनकी उम्र यंग मास्टर जियाओ के समान है। वह सबको बाहर घुमाने क्यों नहीं ले गया? जियो यूनहाई का इरादा बहुत स्पष्ट था। वह चाहता था, जितना संभव हो, जियो यूलोंग सबसे पहले जियो कुआंगयुन से मिले और परिचित हो। इस तरह उसे जियो संप्रदाय में वापस ले जाने की संभावना और बढ़ जाएगी। यदि वह जियो कुआंगयुन पर अच्छा प्रभाव डाल सकता है, तो यह संभव है कि वह जियो संप्रदाय में एक बार जियो कुआंगयुन का संरक्षण अर्जित कर सकता है, जिससे तेजी से स्थिति में वृद्धि हो सकती है। यह नीच नौकर जियो यूलोंग है। जियो संप्रदाय के कुलीन मेहमानों की शान को देख पाना निश्चित रूप से जीवन भर का सौभाग्य है। जियो यूलोंग आगे बढ़ा, उसका चेहरा नम्र और विनम्र था। जियो कुआंगयुन ने जियो यूलोंग को देखा और उदासीनता से कहा, ठीक है, फिर हमें टहलने के लिए ले चलो। मैं लंबे समय तक लोकप्रिय स्थानों पर रहा हूं, दूरदराज के इलाकों पर नजर डालना बुरा नहीं है। आप में से बाकी लोग तितर-बितर हो सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों द्वारा फॉलो किया जाना पसंद नहीं है। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। हाँ हाँ, जियो यूनहाई ने तुरंत सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। यदि आप सज्जनों को किसी चीज की आवश्यकता है, तो कृपया तुरंत यहाँ किसी को बताएं। यूलोंग, कृपया इन सम्मानित अतिथियों का अच्छा ख्याल रखें। हाँ पिताजी। जियो यूनहाई और 5 बुजुर्ग सम्मानपूर्वक चले गए। जियो संप्रदाय के लोग उम्मीद से देर से पहुंचे, इसलिए स्वाभाविक रूप से आधिकारिक कामकाज कल तक विलंबित होगा।
जियो यूलोंग जियो कुआंगयुन के पक्ष में खड़ा हुआ और अपेक्षाकृत विनम्र रवैया दिखाते हुए झुक गया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट झलक रही थी। यंग मास्टर जियो, भले ही यह फ्लोटिंग क्लाउड सिटी छोटी है, लेकिन इसमें वह सब कुछ है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या यंग मास्टर जियो पहले सुंदर दृश्यों, बढ़िया व्यंजनों या सुंदर महिलाओं का अनुभव करना चाहता है। जियो यूलोंग के चेहरे पर अस्पष्ट मुस्कान देखकर जियो कुआंगयुन की आंखें चमक उठीं। उनके चेहरे पर भी एक भद्दी मुस्कान का निशान दिखाई दे रहा था। पुरुषों के रूप में आप क्या कहते हैं कि हमें सबसे पहले क्या अनुभव करना चाहिए? जियो यूलोंग को उसके पीले चेहरे से कैसे पता नहीं चला कि वह किस तरह का व्यक्ति है। उन्होंने तुरंत हे जैसी हंसी दी और कहा, आप एक नजर में ही बता सकते हैं कि यंग मास्टर जियो एक सच्चा आदमी है। एक सच्चे मनुष्य के रूप में जाहिर तौर पर हमें सबसे पहले उन चीजों का अनुभव करना चाहिए जिनका एक सच्चा मनुष्य आनंद लेता है। भले ही हमारा फ्लोटिंग क्लाउड सिटी एक छोटा सा शहर है, हमारे शहर का स्वर्गीय सुगंधित घर दूर दूर तक जाना जाता है। इसकी प्रतिष्ठा के कारण बहुत से लोग सैकड़ों ली की यात्रा करते हैं। चलो पहले उधर एक चक्कर लगा लेते हैं। तुम लड़के बहुत समझदार हो, जियो कुआंगयुन ने अपने होठों को मोड़ते हुए एक पल के लिए जियो यूलोंग की आंखों में देखा। चलो चलें। जियो यूलोंग के कदम तेज थे क्योंकि वह रास्ता दिखाने के लिए आगे बढ़ रहा था। जब वे निकलने ही वाले थे, जियो कुआंगयुन की दृष्टि रेखा में एक खूबसूरत लड़की की छवि दिखाई दी। लड़की का फिगर आश्चर्यजनक रूप से गतिशील और अत्यधिक नाजुक था। दूर से देखने पर उसकी काया इतना सुंदर था कि उसका वर्णन करना बहुत कठिन था। नीली लंबी स्कर्ट के नीचे कोई भी अति सुंदर और पतले पैरों की एक जोड़ी बना सकता है। उसकी पोशाक उसकी धीमी चाल के कारण तैर रही थी और उसके गहने कभी कभी उसकी नाजुक स्त्री आकृति पर चमक रहे थे। उसकी कमर, स्तन और नितंबों की उत्तम आकृतियां अवर्णनीय रूप से मनमोहक थीं। वह एक अतुलनीय, आत्मा को झकझोर देने वाला आकर्षण बिखेरती थी और उसका एक प्रकार का गौरवपूर्ण स्वरूप और दृष्टिकोण था जो इस दुनिया से परे था। जियो कुआंगयुन का मुंह खुला का खुला रह गया और उसका पूरा शरीर वहीं पर अकड़ गया। उसकी आंखें दूर से उस उत्कृष्ट छाया को देखती रहीं। अंदर से घबराते हुए उसे लगभग विश्वास हो गया कि वह किंवदंतियों में से एक नदी अप्सरा को देख रहा है। मानो उसकी घूरती निगाहों को देखकर लड़की ने अपना चेहरा उसकी ओर झुकाया, उसे ठंडी नजर से देखा, फिर अपना सिर घुमाया और आंगन में चली गई। यहां तक कि उसके रंग से जब जियो कुआंगयुन ने उस पर नजर डालने के लिए अपना सिर घुमाया तो उसे जो झलक मिली उससे उसका शरीर हिल गया, मानो उसके शरीर की सभी हड्डियां नरम हो गई हों और पिघल गई हों। जिया क्विंग्यू के उसकी नजरों से ओझल हो जाने के काफी समय बाद भी वह अपने होश में नहीं लौटा था। जिया क्विंग्यू की अचानक और अनुचित उपस्थिति पर जियो यूलोंग के दिल से एक धड़कन की ध्वनि निकली क्योंकि उसने प्रार्थना की कि उसे जियो कुआंगयुन द्वारा देखा न जाए। लेकिन दुर्भाग्य से जियो कुआंगयुन ने उसे देखा और वही प्रतिक्रिया दिखाई जो अधिकांश पुरुषों ने पहली बार देखी थी जब उन्होंने जिया किंग्यू का असली चेहरा देखा था। नहीं, प्रतिक्रिया और भी अधिक अतिरंजित थी। जियो यूलोंग का दिल तुरंत हिलने लगा। इस छोटे से तैरते बादलों के शहर में कोई भी महिला जिस पर जियो कुआंगयुन की नजर थी वह कैसे बच सकती थी? और एक बार जब जियो कुआंगयुन ने उस पर अपनी नजरें गड़ा दीं तो इसका मतलब यह भी था कि वह इस जीवन काल में जिया किंग्यू को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हालांकि उसने तुरंत अपने दांत हल्के से भींच लिए और जियो कुआंगयुन के बगल में खड़े होकर उसके चेहरे के सामने अपना हाथ लहराया। वह धीरे से फुसफुसाया, युवा मास्टर जियो। वह लड़की कौन है? वह कौन है? जियो कुआंगयुन की अभिव्यक्ति उथल पुथल में थी और यहां तक कि उसकी आवाज भी उत्तेजना में कांप रही थी। इस दुनिया में वास्तव में एक महिला इतनी खूबसूरत थी। मेरी सभी पत्नियां और रखैलें, वे सभी महिलाएं जिनके साथ मैंने खेला है, एक साथ जोड़ने पर भी उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। एक परी, वह बस एक परी है। जियो कुआंगयुन इतनी उत्तेजना की स्थिति में आ गया था कि वह असंगत हो गया था। उसकी आंखों की रोशनी लगभग जलने की हद तक गर्म थी। जियो यूलोंग नेक इरादे वाले रवैये में बदल गया और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा, उसे जिया क्विंग्यू कहा जाता है
और वह हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की सबसे खूबसूरत महिला है। वह सचमुच एक परी जैसी इंसान है। जिया, विंग्यू, जिया, तो फिर वह जियो कबीले की सदस्य नहीं है। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। सही, जियो यूलोंग ने आंखें सिकोड़ते हुए अपना सिर हिलाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, वह हमारे जियो कबीले का सदस्य नहीं है, बल्कि हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के सबसे अमीर व्यापारी की बेटी है। उसने 3 दिन पहले ही हमारे जियो कबीले में 5वें बुजुर्ग जियोचे के पोते से शादी की थी। क्या वह शादीशुदा है? जियो कुआंगयन की अभिव्यक्ति ने उसकी निराशा को झुठला दिया। एक झटके में यह एक जलती हुई ईर्ष्या और अत्यंत तीव्र इच्छा में बदल गया। वह वास्तव में शादीशुदा है और आपके जियो कबीले में शादी कर ली। यह बिल्कुल हास्यास्पद है। एक ठिगने जियो कबीले के बुजुर्ग का पोता इस तरह की परी के योग्य कैसे हो सकता है? सही, युवा मास्टर जियो के शब्द बहुत सच हैं। जियो यूलोंग ने तुरंत सहमति व्यक्त की। केवल यंग मास्टर जियो जैसी ड्रैगन जैसी प्रतिभा वाला व्यक्ति ही इस तरह की परी के योग्य हो सकता है। युवा मास्टर जियो को यह नहीं पता है कि भले ही उसने जिससे शादी की है वह एक बुजुर्ग का पोता है, वह वास्तव में हमारे जियो कबीले का सबसे बेकार व्यक्ति है। उसकी गहरी नसें बचपन से ही विकृत हो गई हैं। अब भी वह अभी भी प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर ही है। वह हमारे जियो कबीले के लिए अत्यंत अपमानजनक है। क्या जियो कुआंगयुन की अभिव्यक्ति राख हो गई और उसके हाथ कांपने लगे? यह सुंदरता अप्रत्याशित रूप से उस तरह के कचरे से विवाहित है। यह बिल्कुल अक्षमय है। अक्षमय? उस तरह की महिला मेरी होनी चाहिए। जियो कुआंगयुन, जियो कबीले का एक कूड़ाकचरा उसके लायक कैसे हो सकता है? जियो कुआंगयुन धीमी आवाज में गुर्राया। उसकी ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। वह तुरंत उस आंगन की ओर चल दिया जहां जिया क्विंग्यू ने अभी अभी प्रवेश किया था। वह केवल 2 कदम ही चला था कि उसके पीछे से एक जोरदार और गरिमापूर्ण आवाज आई, युवा मास्टर, संप्रदाय गुरु द्वारा आपको यहां आने के लिए नियुक्त करना भी एक प्रकार का सीखने का अनुभव है। संप्रदाय गुरु ने आपको विशेष रूप से चेतावनी दी कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे संप्रदाय की प्रतिष्ठा कम हो, विशेषकर किसी और की पत्नी को छीन लेना। जियो कुआंगयुन ने हिलना बंद कर दिया। उसका पूरा चेहरा वासना और असहमति से भरा हुआ था। हालांकि उसने फिर भी आज्ञाकारी ढंग से आगे बढ़ना बंद कर दिया। जियो यूलोंग ने उस बुजुर्ग की ओर देखा। हैरानी से जियो मोशन को बुलाया। ऐसा लगता है कि वह न केवल जियो कुआंगयुन का साथ देने और उसकी रक्षा करने के लिए यहां आया था, बल्कि उसका पर्यवेक्षक भी था। जियो कुआंगयुन को निष्क्रियता के लिए डराने के लिए बस एक वाक्य ही काफी था। इसके अलावा उसके शब्दों से यह स्पष्ट था कि यह जियो कुआंगयुन पहले भी कई बार अन्य लोगों की पत्नियों को छीन चुका था। जियो यूलोंग की निगाहें डगमगा गईं। वह तेजी से जियो कुआंगयुन के पास गया और धीमी आवाज में कहा, यंग मास्टर जियो, यदि आपने उस जिया क्विंग्यू पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं तो आपको उसे लेने के लिए बल प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। ऐसा करने के कई तरीके हैं। तरीके? कौन से तरीके? जियो कुआंगयुन ने अपना सिर घुमाया और अपनी जलती हुई निगाहों से उसकी ओर देखा। जियो यूलोंग तुरंत उसके कान की ओर झुका और तेजी से कान में फुसफुसाया। अपनी बात खत्म करने के बाद जियो कुआंगयुन की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसके मुंह के कोने पर एक अधीर, भद्दी मुस्कान का निशान भी दिखाई दे रहा था। यह कुछ ऐसा है जो मैंने अभी सीखा है। मैंने किसी और को नहीं बताया है। मैंने नहीं सोचा था कि यह यंग मास्टर जियो की मदद करने में सक्षम होगा। वास्तव में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जियो कुआंगयुन की भद्दी मुस्कान देखकर जियो यूलोंग का दिल घृणा से भर गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी आज्ञाकारी मुस्कान थी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। जियो कुआंगयुन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है जैसे यंग मास्टर जियो की रुचि खूबसूरत महिलाओं के प्रति समान है। वास्तव में हमारे जियो कबीले के भीतर सिर्फ जिया किंग्युए की तुलना में अधिक सुंदरियां हैं, जियो यूलोंग ने धीमी आवाज में कहा।
5वें बुजुर्ग जियोली की एक बेटी है जो इस साल सिर्फ 15 साल की हुई है, लेकिन पहले से ही एक उत्कृष्ट सुंदरता है। वह जिया क्विंग्यू से ज्यादा खराब नहीं है। मुझे नहीं पता कि यंग मास्टर जियाओ को इसमें कोई दिलचस्पी है या नहीं। 15 साल की और लगभग उस परी जितनी ही सुंदर है। जियो कुआंगयन की आंखें तेजी से चौड़ी हो गईं, जिसमें भेड़िए जैसी चमक दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में भाव देखकर जियो यूलोंग को पता चल गया कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वह एक बार फिर जियो कुआंगयुन की ओर झुका और धीमी आवाज में कहा, अगर यंग मास्टर जियो की दिलचस्पी है तो यह और भी आसान है। विधि वास्तव में सरल है, हमें बस। जियो यूलोंग जियो कुआंगयुन के कान के पास झुका और फिर से फुसफुसाया, हाँ 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 हाँ। जियो कुआंगयुन ने बेतहाशा हंसना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी आंखों में अश्लीलता तेज हो गई। जब मैं लौटूंगा तो मुझे वास्तव में अपने पिता को 2 आश्चर्यजनक सुंदरियों से मिलने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। मैं वास्तव में यहाँ नहीं आया था व्यर्थ ही इस दूर स्थान पर जाना। उसकी नजर जियो यूलोंग की ओर गई। फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, तुम्हें बुलाया गया है। जियो यूलोंग ठीक है। हाँ हाँ, यह नीच व्यक्ति जियो यूलोंग है। जियो यूलोंग ने अपने चेहरे पर उत्साह दिखाया। जियो कुआंगयुन के लिए उसका नाम याद रखना उसका सबसे बड़ा सम्मान था। आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। यदि इन 2 चीजों का सफलतापूर्वक ध्यान रखा जाता है तो हमारे जियो संप्रदाय में लौटने के बाद आपको बस मेरे पक्ष में रहना चाहिए। जियो कुआंगयुन ने सिकुड़ी आंखों से कहा। जियो यूलोंग का पूरा शरीर कांप गया। वह उस ओर चला गया जहां उसकी आंखें व्यापक रूप से खुली थीं। ठीक होने के बाद वह जियो कुआंगयुन के सामने पुतोंग ध्वनि के साथ और भारी प्रणाम के साथ घुटनों के बल बैठ गया। यूलोंग ने यंग मास्टर जियो को उनकी महान दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। यदि यंग मास्टर जियो के साथ रहना संभव है तो यूलोंग निश्चित रूप से निष्ठापूर्वक पूरे दिल से यंग मास्टर जियो का ख्याल रखेगा। इस परिणाम के कारण जियो यूलोंग का दिल सुखद आश्चर्य से तेजी से धड़कने लगा। जियो संप्रदाय में प्रवेश करने में सक्षम होना पहले से ही एक कदम में स्वर्ग पहुंचने के बराबर खुशी है। फिर भी संप्रदाय गुरु के पुत्र का अनुसरण करने में सक्षम होना एक पूरी तरह से अलग बात है। यह कुछ ऐसा है जिसकी जियो यूलोंग ने पहले कभी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की होगी। अध्याय 24 उथल पुथल 3। जियो लाई को मूल रूप से जियो संप्रदाय के लोगों से बहुत उम्मीदें थीं। जियो संप्रदाय के गुरु का पुत्र संभवतः एक दिव्य ड्रैगन देवता जैसा होना चाहिए। हालांकि पहली नजर में उन्हें बहुत निराशा हुई। उन्होंने वह आभा, अनुग्रह, आत्मसंयम और उचित उदात्तता नहीं देखी जो एक महान संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्यों में होनी चाहिए, बल्कि उसने अपनी आंखों में केवल कृपालु अहंकार और एक अत्याचारी भाव देखा जिससे एक असहज भावना पैदा हो गई। यह बिल्कुल उस लाड़ प्यार वाले और बिगड़ैल प्लेबॉय की तरह था जो चाटुकारों के बीच बड़ा हुआ था। लेकिन ध्यान से सोचने पर उसे भी राहत मिली। आखिरकार जियो संप्रदाय संभवतः इस छोटे जियो कबीले की परवाह नहीं कर सकता था। वे किसी महान व्यक्ति को कैसे भेज सकते हैं? संप्रदाय गुरु के पुत्र का दर्जा भी केवल मृत जियो झेंग के प्रति सही सम्मान व्यक्त करने के लिए था। पिताजी, मैंने अभी अभी उन्हें यह कहते हुए सुना है कि आप और कबीले के मालिक जियो संप्रदाय के लोगों का स्वागत करने के लिए गए थे। तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? जियो लिंसी जियो लाई को खाना देने के लिए तभी रुका था। जिज्ञासा से भरे चेहरे के साथ उसने पूछा, क्या जियो संप्रदाय के लोग पहले ही आ चुके हैं? वे किस तरह के लोग हैं? क्या उनकी आभा सचमुच भयावह है? जियो लिंसी के सवालों ने उसे जियो कुआंगयुन के पीछे खड़े बुजुर्ग की याद दिला दी। उन्होंने सिर हिलाया, बेशक जियो संप्रदाय के लोग अथाह हैं। हालांकि शी-एर, आपको जियो संप्रदाय के लोगों से जितना संभव हो सके उन कुछ दिनों में बचना चाहिए जब वे यहाँ हों। उनका नेतृत्व करने वाला युवक कोई परोपकारी व्यक्ति नहीं है। यदि आप उनसे बच सकते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए। जियो लिंशी ने अविश्वास में अपनी आंखें झपकाईं और फिर हल्के से सिर हिलाया, मैं जानता हूं पिताजी। दरअसल मैं पहले से ही उनसे थोड़ा डरता था। आखिरकार वे जियो संप्रदाय से हैं। वे अवश्य ही अत्यंत शक्तिशाली होंगे।
भले ही आप उत्सुक हों, आपको उनसे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, जियो लाई ने एक बार फिर चेतावनी दी। उसने हल्की सी सांस ली और मन पर भारी बोझ लेकर आंगन में चला गया। पापा, आप ऐसे क्यों दिखते हैं जैसे आपके मन में कुछ है? क्या कुछ विशेष रूप से बड़ा घटित हुआ? जियो लिंगसी ने घबराते हुए पूछा। एक बेटी के रूप में जो अपने पिता को अच्छी तरह से जानती थी, जियो लिंगशी केवल एक नजर से जियोली के चेहरे के भाव को समझ सकती थी। जियो लाई एक सेकंड के लिए ठिठक गया और फिर अपना सिर हिलाया। यह कुछ भी नहीं है। वह एक पल के लिए रुका क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अगर उसने इसे जोर से नहीं कहा तो उसकी यह चतुर बेटी सहज महसूस नहीं कर सकती है बाकी के दिन के लिए। वह केवल धीरे से जवाब दे सका, जियो संप्रदाय गहन उद्घाटन पाउडर नामक एक उपहार लाया। जियो कुआंग्युन ने जो कहा उसके अनुसार इस प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर का क्षतिग्रस्त गहरी नसों पर बहुत अच्छा पुनर्स्थापनात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह क्षतिग्रस्त गहरी नसों को ठीक कर सकता है। क्या वह सच है? जियो लाई की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी, लेकिन जियो लिंगशी पहले ही उत्साह में चिल्ला रही थी। अचानक उसके छोटे हाथों ने उसके कपड़ों के किनारों को कसकर भींच लिया। जियो चे की गहरी नसों को ठीक करना हमेशा से उसकी सबसे बड़ी इच्छा रही थी। पिछले कुछ वर्षों में उसने जियोली के साथ हर संभव तरीके की लगातार लगन से खोज की थी। जियोली के शब्द उसके लिए उसकी इच्छा पूरी करने वाली स्वर्ग की दिव्य ध्वनि से अलग नहीं थे। जियो संप्रदाय की दवा के प्रभाव की तुलना सामान्य दवा से नहीं की जा सकती। यह वास्तव में आश्चर्यजनक परिणाम देने में सक्षम हो सकता है। यह कहते हुए जियोली की अभिव्यक्ति धीरे धीरे मंद हो गई। हालांकि प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग एक निश्चित समय के लिए खेती की गति को तेज करना है। फिलहाल कबीले के मालिक और बाकी सभी लोग इस गहरा उद्घाटन पाउडर को एक खजाना मानते हैं। उन्हें चेअर के शरीर पर गहरा उद्घाटन पाउडर का उपयोग करने के लिए मनाने के लिए, जो उनकी नज़र में किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। यह वास्तव में एक पतली आशा थी। जियो लिंगसी की अभिव्यक्ति सुस्त हो गई। जियोली के शब्द ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थे जिसने उसकी सारी उत्तेजना को खत्म कर दिया। उसने अपने होंठ चबाए और दृढ़तापूर्वक कहा, चाहे कैसे भी हो, हमें गहरा उद्घाटन पाउडर प्राप्त करना ही होगा। लिटिल चे निश्चित रूप से किसी काम का नहीं है। उसे ही प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं इसके लिए लड़ने की पूरी ताकत से कोशिश करूंगा। अपनी बेटी की अभिव्यक्ति देखकर जियोली ने एक लंबी आह भरी। हालांकि उसके दिल में वह पूरी तरह से स्पष्ट था कि प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर मिलने की कितनी कम उम्मीद थी। दूसरे शब्दों में, यह बिल्कुल असंभव था। रात हो जाना। मैंने आज जियो संप्रदाय के जियो कुआंग्युन को देखा। मोमबत्ती की रोशनी कमरे के अंदर हल्की हल्की फैल गई। जिया क्विंग्यू बिस्तर के किनारे बैठ गई और हल्के से कहा, ओह, वह कैसा व्यक्ति है? जियो चे ने उदासीनता से पूछने से पहले जम्हाई ली। वह अपने नाम की तरह ही है। जिया क्विंग्यू की भौहें झुक गईं क्योंकि उसे याद आया कि जियो कुआंग्युन की आंखों में क्या था जब उसने उसे देखा था। उसकी आंखों से घृणा की झलक गुजर गई। उसके गुरु ने उसे बताया था कि जियो संप्रदाय के गुरु के 4 बेटों में से अन्य 3 को ड्रैगन जैसी प्रतिभा वाला माना जा सकता है। केवल चौथा पुत्र 100% मूर्ख था। हालांकि फिर भी संप्रदाय के गुरु का उस पर सबसे अधिक स्नेह था, संभवतः इसलिए क्योंकि वह सबसे छोटा था और कानूनी पत्नी का इकलौता बेटा था। टीएल कुआंग्युन का अनुवाद जंगली हिंसक बादल है। यह बिल्कुल सामान्य है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जियो संप्रदाय किस तरह के लोगों को इस स्थान पर भेजेगा। लेकिन किसी भी तरह इसका अभी भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मुझे औपचारिकता के तौर पर कल ही जाना है। जियो चे ने बोलते हुए कंधे उचकाए। उसकी भौहें अचानक हिल गईं और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी तेज हो गई। उसने अपना सिर उठाया और पूछा, क्विंग्यू मेरी पत्नी, तुमने कहा था कि तुमने उसे देखा है। तो क्या उसने भी तुम्हें देखा था? यह सही है क्यों? जिया क्विंग्यू ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जियो चे ने अपनी ठुड्डी को रगड़ने के लिए अपना हाथ उठाया,
फिर अचानक कहा, आपने पहले कहा था कि वह बेहद खराब प्रतिष्ठा वाला कचरा का एक टुकड़ा था। इस तरह का कचरा? विंग्यू मेरी पत्नी, अगर मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया है तो आपका मालिक फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के पास होना चाहिए, है ना? आप कैसे जानते हो? जियाक विंग्यू के चेहरे पर आश्चर्य की रेखा चमक उठी। जियोचे ने समझाया नहीं। उन्होंने गंभीर भाव से कहा, चूंकि यह ऐसा ही है, अपने गुरु के साथ संवाद करने का एक तरीका सोचो। बेहतर होगा कि वह कल इस स्थान पर आ जाए। एक पल सोचने के बाद उसकी अभिव्यक्ति एक बार फिर शांत हो गई। चूंकि आपका स्वामी पास में है तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। के सोने दो। जियाक विंग्यू की नाजुक भौहें थोड़ी ऊपर उठीं और फिर उसने एक पल के लिए चुपचाप सोचा। उसने एक बार फिर से जियो कांगयुन की आंखों के भाव के बारे में सोचा जब उसने आज दोपहर उसे देखा और आखिरकार जियोचे के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गया। उसकी अभिव्यक्ति में अचानक ऐंठन आ गई और वह अनजाने में अपनी कमर पर लगे बर्फ के आकार के ध्वनि संचारक उपकरण को चुटकी में बंद करने के लिए आगे बढ़ी। जियोचे को कोने पर कंबल फैलाने की तैयारी करते देख उसकी निगाहें थोड़ी सी झुक गईं। उसके होंठ लगातार कई बार हिले। अंत में उसने आवाज दी, आओ बिस्तर पर सो जाओ। जियोचे ने अपना शरीर उसकी ओर किया और चौड़ी आंखों से कहा, विंग्यू मेरी पत्नी, तुमने क्या कहा? जियाक विंग्यू ने अपनी वर्तमान अभिव्यक्ति को छिपाने के लिए तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। उसने बेरुखी से उत्तर दिया, यदि आपने इसे नहीं सुना तो इसे भूल जाइए। मैंने यह सुना। मैं इसे कैसे नहीं सुन सकता था? जियोचे ने तुरंत चावल चुगने वाले चूजे की तरह सिर हिलाया। उसने अपने हाथ में मौजूद कंबल को फेंक दिया और जल्दी से खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। फिर जियाक विंग्यू की ओर एक प्रसन्न मुस्कान के साथ देखा। विंग्यू मेरी पत्नी, क्या तुम आज रात अंदर सोओगी या बाहर? जियाक विंग्यू ने उत्तर नहीं दिया। अपने बर्फीले हाथ के झटके से उसने 1 सेकंड के अंतराल में सारी लाल मोमबत्ती को बुझा दिया। कमरे में एकदम से अंधेरा छा गया और उसके दिल से भी चुपके से एक आह निकल गई। वह आगे बढ़ी और जियोचे को अंदर धकेल दिया, कंबल खींच लिया और दोनों के शरीर को उससे ढक दिया। जियोचे की ओर पीठ करके बगल में लेटते हुए उसने शांत और ठंडे स्वर में कहा, आपको इसके बारे में बहुत अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा केवल आपके लिए सुबह 3 बजे मेरे शरीर का इलाज करना अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कर रहा हूं। आपको निषिद्ध चीजें करने की अनुमति नहीं है। नहीं तो मैं तुम्हें फिर कभी बिस्तर पर सोने नहीं दूंगा। जैसी आपकी इच्छा मेरी प्यारी महिला पत्नी, जियोचे ने प्रसन्नतापूर्वक कहा और कंबल को खींचकर उस युवती की बची हुई खुशबू को सूंघा जो अभी भी उसमें मौजूद थी। अब जियोचे द्वारा उसे दिन में कई दर्जन बार पत्नी कहा जा रहा था। शुरुआती रूठने मनाने से लेकर अब तक यह सुनना न केवल अतुलनीय रूप से स्वाभाविक लगा बल्कि साथ ही उसे मैं उसकी पत्नी हूं का एक प्रकार का अवर्णनीय एहसास भी हुआ। इस सूक्ष्म परिवर्तन के कारण वह घबरा गई और इससे भी अधिक उसे नुकसान हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन चीजों के बारे में सोचने से बचने की कोशिश की जो उसके दिल को अस्तव्यस्त कर देती थीं। कुछ देर बाद वह शांति से सो गई। अनजाने ही सुबह के 3 बज गए थे। यह भोर से पहले का सबसे अंधकारमय समय था और पूरा जियो कबीला शांतिपूर्ण था। केवल कभी कभार कीड़ों की भिनभिनाने की आवाजें ही सुनी जा सकती थीं। अंधेरे में जियो लिंगशी के आंगन से हल्की सी चरमराहट की आवाज आई और उस आवाज के बाद सुरक्षित रूप से बंद घर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक दुबली तली छाया धीरे धीरे बाहर निकली और कुछ देर तक आसपास देखने के बाद तेजी से बाहर की ओर भागी। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। परछाई आंगन के गेट के बाहर कदम भी नहीं रख पाई थी कि अचानक आसमान से एक लंबी भूरे रंग की आकृति उसके सामने गिरी। एक लड़की के चिल्लाने की आवाज उठी, फिर तुरंत बाद एक गंभीर आवाज आई जिसे बड़े प्रयास से कम किया गया। शी तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? आह डैडी। अत्यधिक भयभीत छाया ने अपने चेहरे पर ढका हुआ कफन नीचे खींच लिया जिससे एक प्यारी और मार्मिक लड़की का चेहरा सामने आ गया। यह वास्तव में जियो लिंगशी था। जियो लाई को देखकर जो अचानक उसके सामने आ गई थी
उसकी आत्मा क्षण भर के लिए कांप गई। मैं 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 जियो लाई ने एक लंबी आह भरी, फिर धीमी आवाज में कहा, शी एयर, तुम प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर चुराने जाना चाहते हो, है ना? मैं मैं जियो लिंगसी ने लड़खड़ाते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। तुम मेरी बेटी हो, मैं कैसे नहीं जान सकता कि तुम अपने दिल में क्या सोच रहे हो। जियो लाई ने एक बार फिर लंबी आह भरी और फिर अपनी बेटी के कंधे को थपथपाया। आज दोपहर को तुम्हारे मुझे छोड़ने के बाद मुझे लगा कि तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा भाव था। मैं असहज महसूस कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ सुरक्षा के लिए आया हूँ। निश्चित रूप से आपके मन में प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर चुराने का विचार आया था। शी एयर, आप वास्तव में बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं। क्या आप जानते हैं ये कितना खतरनाक है? वह गहरा उद्घाटन पाउडर कोई सामान्य चीज नहीं है। यह जियो संप्रदाय का एक उपहार है। यदि आपके ट्रैक खोजे गए तो यह जियो संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में होगा। उस समय यदि जियो संप्रदाय के वे 4 लोग निर्णय लेते हैं कि आप दोषी हैं, तो मुझे तो छोड़िए, इस तैरते बादल शहर में कोई भी नहीं है जो आपको बचा सके। जियो लिंगशी ने अपना सिर नीचे किया और अपने होंठ काटे। मैं वह सब जानता हूं। लेकिन लेकिन छोटा चे बहुत दयनीय है। वह स्पष्ट रूप से एक अच्छा व्यक्ति है, फिर भी लोग हमेशा उस पर हंसते हैं, लोगों द्वारा उसे नीची दृष्टि से देखते हैं और सभी लोग उसके साथ कूड़े जैसा व्यवहार करते हैं। यदि वह अपनी गहरी नसों को ठीक कर सके तो अब उसका उपहास नहीं किया जाएगा। वह किसी से कम नहीं होगा। जियो लाई ने अपना मुंह खोला और बंद किया। उसके चेहरे पर पश्चाताप के भाव झलक रहे थे। मुझे हमेशा आश्चर्य होता था क्यों जियो चे ही विकृत गहरी नसों वाला था और मैं नहीं। यह दुनिया वास्तव में उसके लिए बहुत अनुचित है। डैडी, क्या आप जानते हैं, जब भी मैं देखता हूं कि लिटिल चे का मजाक उड़ाया जा रहा है और वह अभी भी एक उपेक्षित रूप अपनाने की कोशिश करता है और इसके बजाय मुझे सांत्वना देता है, तो मेरा दिल बहुत बेचैनी से भर जाता है। अगर मैं उसकी गहरी नसों को ठीक कर सकता, भले ही मुझे बनना पड़े एक चोर। अगर मुझे मौत की सजा भी मिले तो भी मैं ऐसा 100 बार करने को तैयार हूं। जैसे ही वह बात कर रही थी, जियो लिंगशी की आंखें पहले से ही आंसू से भरी हुई थीं। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और अंततः रोने से खुद को नहीं रोक सकी। जियोली के चेहरे पर एक हिंसक ऐंठन महसूस हुई। जब वह अपनी रोती हुई बेटी को देख रहा था तो उसका दिल भी दुखी हो रहा था। उन्होंने चुपचाप सांत्वना दी, शी एयर, मुझे पता है कि आप पूरे दिल से चे एयर के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं परिणाम को छोड़कर। जियो यूनहाई ने प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर का वह डिब्बा प्राप्त करने के बाद किसी को नहीं दिया। उसे इसे अपने शरीर पर रखना चाहिए। अपनी ताकत से आप जियो यूनहाई से कुछ भी कैसे चुरा सकते हैं? मेरी बात सुनो, वापस जाओ और सो जाओ। गहन उद्घाटन पाउडर के संबंध में मैं कुछ सोचने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हालांकि मैंने इन कुछ वर्षों में किसी भी चीज के बारे में बहस नहीं की है। इस जियो कबीले के बीच कुल मिलाकर मेरे पास अभी भी एक आवाज है। प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर प्राप्त करना आवश्यक रूप से पूरी तरह से निराशाजनक कारण नहीं है। आपको भविष्य में इस तरह की मूर्खतापूर्ण चीज करने की अनुमति नहीं है। अगर सचमुच तुम्हें कुछ हो गया तो उसके बाद चेयर की देखभाल और सुरक्षा कौन करेगा? जियो लाई के अंतिम वाक्य ने जियो लिंगशी के कोमल हृदय पर धीरे से प्रहार किया, जिससे उसका दिल अचानक लंबे समय तक रहने वाले भय से भर गया। यह सही है। अगर मैं सफल नहीं हुआ, पकड़ा गया और बड़ी सजा मिली तो छोटी चे का क्या होगा? मैं समझता हूं। जियो लिंगशी ने अपने काले कपड़े उतार दिए और उन्हें एक तरफ रख दिया। उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और दोषी चेहरे से कहा, पिताजी, मुझे क्षमा करें। मैंने एक मूर्खतापूर्ण कार्य किया और आपको फिर से चिंतित होना पड़ा। मैं अब आज्ञाकारी रूप से सो जाऊंगा और दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। पिताजी, आपको जल्दी से वापस जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। मैं वादा करता हूं कि मैं प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर चोरी नहीं करूंगा। मुस्कुराओ, जब तक आप सुनते हैं तब तक यह अच्छा है।
जियोली ने अपना सिर हिलाया और गर्मजोशी से मुस्कुराया। लेकिन जाने से पहले उसने फिर भी चिंतित होकर जमीन पर पड़े काले कपड़े उठाए और उसे अपने साथ ले गया। अध्याय 25 उथल पुथल 4। आज जियो कबीले का सबसे व्यस्त दिन कहा जा सकता है। सुबह सुबह जियो कबीले के प्रवेश द्वार पर पहले से ही घनी भीड़ थी। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के सभी प्रभावशाली परिवारों को यहां देखा जा सकता था और इसके अलावा उनका प्रतिनिधित्व उनके प्रमुखों द्वारा किया गया था। हालांकि वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। वे सभी इस डर से कि वे जियो कबीले के महत्वपूर्ण मेहमानों को परेशान कर देंगे, एक दूसरे से छोटी छोटी आवाजों में फुसफुसाएं। मैंने बहुत समय पहले सुना था कि जियो कबीले के संस्थापक जियो संप्रदाय से आए थे। यह अप्रत्याशित रूप से सत्य प्रतीत होता है। जियो कबीला नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। हमें अब से उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। अच्छी बात है कि मैंने जियो कबीले को कभी नाराज नहीं किया, अन्यथा मैं न तो चैन से खा पाता और नहीं सो पाता। बूढ़े म्यू, तुम भी क्यों आए? ओह, हर कोई यहाँ प्रथम आने के लिए दौड़ रहा था, इसलिए मैं नहीं आ सका। वे यहाँ संबंध स्थापित करने के लिए आए हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ किसी मामले में आया हूँ। क्या होगा यदि जियो संप्रदाय के उस लड़के ने जांच की कि फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में कितने प्रभावशाली परिवार हैं और फिर उसने देखा कि मेरे म्यू परिवार से कोई भी यहाँ नहीं आया है? अगर उन्हें इसमें कोई गलती मिली तो मेरे पूरे परिवार को इसका परिणाम भुगतना होगा। जियो कबीले का प्रवेश द्वार बंद रहा और बाहर के सभी लोग बड़ी सावधानी से प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें से किसी ने भी जाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सुबह 9 बजे तक इंतजार किया। भोर होने से पहले जियो कबीले के बीच में खाली मैदान में एक मंच स्थापित किया गया था, जिसके चारों ओर कुर्सियां, मेज और सभी प्रकार के उपकरण लगाए गए थे। सुबह 8 बजे जियो कबीले ने अपने सभी निवासियों को इकट्ठा होने के लिए एक तत्काल आदेश दिया। तुरंत जियो कबीले के निवासी एकत्र हो गए और वे तुरंत मिलन स्थल की ओर दौड़ पड़े। 1/4 घंटे से भी कम समय में जियो कबीले में हर कोई, चाहे वे युवा हो या बूढ़े, अपने निर्धारित स्थान पर थे और कोई भी गायब नहीं था। आज जियो कबीले का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। वे सभी स्पष्ट रूप से जानते थे कि आज क्या होने वाला है और विशाल बहुमत के चेहरे पर उत्साह और प्रत्याशा के भाव थे। यहाँ तक कि कुछ औसत दर्जे की प्रतिभा वाले भी थे जो अभी भी जियो संप्रदाय के लोगों द्वारा चुने जाने का मौका चाहते थे। जियोचे मूल रूप से आने वाले आखिरी व्यक्ति थे। जब वह जियाक विंग्यू का हाथ पकड़कर ऐसी गति से आगे बढ़ा जो न तो तेज थी और न ही धीमी, तो वह तुरंत उपस्थित सभी लोगों का ध्यान केंद्रित हो गया। बेशक अगर वह अकेला होता तो संभावना यह थी कि कोई भी उसकी ओर देखना भी नहीं चाहेगा उस पर 2 बार। जो महत्वपूर्ण था वह उसके पक्ष में जियाक विंग्यू था। उसकी मुद्रा अत्यंत सुंदर थी और उसका रंगरूप इतना आकर्षक था कि वह न केवल एक शहर बल्कि दुनिया को भी जीत सकता था। वहां के लोगों ने ऐसा व्यवहार किया मानो वे किसी अतुलनीय सुंदर नदी परी को धीरे धीरे अपनी ओर आते हुए देख रहे हों। यह उन नवयुवकों के लिए विशेष रूप से सच था जो चमकती आंखों और बेतहाशा धड़कते दिलों के साथ वहां खड़े थे। कुछ लोगों के मुंह के कोनों से अनजाने में लार भी बह रही थी। इसके विपरीत जियोचे उसके बगल में था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी पलकें झुकी हुई थीं, उसकी आंखें निष्प्राण लग रही थीं और उसके कदमों में ताकत नहीं थी। वह अभी 1 दर्जन कदम भी नहीं चला था और पहले ही 3 बार जम्हाई ले चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अत्यधिक संभोग किया हो और अब नींद के लिए तरस रहा हो। अत्यधिक संभोग। जैसे ही उन्होंने यह सोचा और उन दोनों को हाथ में हाथ डाले देखा, बहुत से लोगों ने अपने दांत भींच लिए और वे कांपने लगे। उनकी आंखों से गहरा असंतोष और धधकती हुई ईर्ष्या झलक रही थी। इस स्वर्गीय सुंदरता के बारे में सोचने पर एक देवी जिसके लिए वे अपने सपनों में तरसते थे, उसे हर दिन कचरे के उस टुकड़े से दबाया जाता था जिसे वे सबसे अधिक हेय दृष्टि से देखते थे। क्रोध और ईर्ष्या से उनका पेट लगभग फट गया। जियोचे की आधी नींद और अत्यधिक थका हुआ दिखना कोई कृत्य नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से किसी भी अत्यधिक संभोग के कारण नहीं हो सकता था।
यह अजीब होगा यदि उसके नियमित एक्यूपंक्चर उपचार के लिए सुबह 3 बजे उठने पर, खुद को आधी मौत तक काम करने पर और फिर इतनी सुबह फिर से जागने पर उसमें ऊर्जा होती। जहां तक उनके जुड़े हुए हाथों की बात है, यह निश्चित रूप से जियाक विंग्यू का काम नहीं हो सकता था। बल्कि जब वे आगे बढ़ रहे थे, जियोचे ने अचानक भीड़ की निगरानी में उसे पकड़ लिया। चूंकि जियाक विंग्यू खुद को असभ्यता से मुक्त नहीं कर सकती थी, इस तथ्य के अलावा कि उसे पिछले कुछ दिनों से उसका हाथ पकड़ने की आदत हो गई थी, वह केवल ऐसा ही होने दे सकती थी। जियो कबीले के भीतर सब कुछ उत्कृष्ट है, सिवाय इस तथ्य के कि हमारे पास कचरे का एक अनावश्यक और भद्दा टुकड़ा है। जैसे ही जियोचे एक युवक के पास से गुजरा, उसकी तरफ से एक मजाकिया आवाज आई जो इतनी तेज थी कि वह सुन सके। जियोचे ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और देखा कि तीसरे बुजुर्ग जियोजी का पोता जियोचेंगजी ध्यान से आगे की ओर देख रहा है। उसके मुंह के कोनों से एक स्पष्ट उपहास लटक रहा था और उसके चेहरे पर ईर्ष्या का भाव था जिसे वह छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उन्होंने ये शब्द सामने वाले से कहे, लेकिन यहां तक कि एक मूर्ख भी जानता था कि वह जियोचे का मजाक उड़ा रहा था। एकदम से आसपास से हंसी की आवाज उठी। प्रत्येक युवा शिष्य ने जियोचे को अपनी आंखों में हास्यास्पद भाव से देखा। भाई चेंगजी, क्या आप अभी मुझसे बात कर रहे थे? जियोचे के कदम रुक गए और उसने चेहरे पर हानिरहित मुस्कान के साथ जियो चेंगजी से पूछा। ओह भाई जियोचे, आपने गलत समझा। मैं स्पष्ट रूप से अभी कूड़े के एक टुकड़े से बात कर रहा था। भाई जियोचे के यह पूछने का मतलब, क्या आप खुद को कूड़े का एक टुकड़ा मानते हैं? जियो चेंगजी ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसकी नजर जियाक विंग्यू के खूबसूरत बर्फीले चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखों में उत्साह का एक कठिन भाव झलक गया जिसे छिपाना मुश्किल था। ओह, तो यह ऐसा ही था। जियोचे ने अचानक समझ के साथ सिर हिलाया। फिर उसने जियाक विंग्यू का हाथ अपने साथ खींच लिया। ऐसा लगता है जैसे वह मेरे बारे में बात नहीं कर रहा था। किंग्यू मेरी पत्नी, चलो जल्दी करें और अपनी स्थिति पर लौटें। टट टट, जब मैं हंस का मांस खाने के सपने देख रहे एक दयनीय मेंढक को देखता हूं तो मैं कूड़े का एक टुकड़ा बनना पसंद करूंगा जो हर रात हंस को पकड़कर सोता है। विंग्यू मेरी पत्नी, तुम क्या सोचती हो? क्या कहा आपने? जियो चेंगजी अचानक घूमे, उनके चेहरे पर गहरे भाव थे। जियोचे रुका और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। भाई चेंगजी, क्या गलत है? मैं तो बस एक मेंढक के बारे में बात कर रहा था, तो आपकी इतनी अजीब प्रतिक्रिया क्यों है? मुझे यह मत बताइए कि मैं जिस टॉर के बारे में बात कर रहा था उसके साथ चेंगजी का कोई विशेष रिश्ता है। आप? जियो चेंगजी के कांपते होठों ने उसके अत्यधिक क्रोध को प्रकट किया, फिर भी वह कहने के लिए और कुछ नहीं सोच सका। विंग्यू मेरी पत्नी, बेहतर होगा कि हम जल्दी से चलें। जब मेंढक चिंतित हो जाता है तो वह काट लेता है। अगर हमें इस चीज ने काट लिया तो क्या हमें मौत से घृणा नहीं होगी? जैसे ही जियोचे ने बात की, उसने जियाक विंग्यू को दूर खींच लिया। जियो चेंगजी के चेहरे की मांसपेशियों में ऐंठन हो गई क्योंकि उसने लगभग खून उगल दिया था। चे विंग्यू, यहां आओ। भीड़ के बीच में जियोचे ने तुरंत देखा कि जियो लाई उसकी ओर इशारा कर रहा है और जियो लिंगशी उसके बगल में है। वह और जियाक विंग्यू तेजी से आगे बढ़े। जियाक विंग्यू ने जियोचे के एक्यूपंक्चर उपचार से गुजरने के बाद उसके शरीर का तो जिक्र ही नहीं किया, यहां तक कि उसके चेहरे पर भी एक बड़ा बदलाव दिखा। उसकी काया को नजरअंदाज करने पर उसका रंग और भी नाजुक, गुलाबी और चमकदार हो गया था। हालांकि जियोली की नजर में रंग में यह बदलाव एक अलग अर्थ रखता था। जियोचे को स्पष्ट रूप से एक भावहीन रवैया दिखाते हुए जियोली ने अपनी आवाज कम की और हंसते हुए कहा, चेर, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। आप अभी आधे वयस्क हैं और आपका शरीर अभी भी विकसित हो रहा है। पुरुषों और महिलाओं के बीच इन मामलों को लेकर आपको जितना हो सके खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना यह आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। जियोचे ने उसे घूरकर देखा। ठीक होने के बाद वह केवल शर्मिंदगी में अपना सिर हिला सका। यह मैं समझता हूं। भविष्य में मैं निश्चित रूप से नियंत्रण करूंगा। नियंत्रण? उसने दर्द भरी आवाज निकाली।
उसके हाथ में थामे हुए छोटे से हाथ ने अचानक उसे बेरहमी से अपने नाखून से चुभो दिया। जिया क्विंग्यू ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, लेकिन कोई भी उसके गालों पर गुलाबी रंग का एक धब्बा धीरे धीरे फैलता हुआ देख सकता था। एह, वह वास्तव में शर्मा गई। यह सामग्री novelfullbook.com की है। यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए novelfullbook.com वेबसाइट पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। जियोचे चुपचाप अपनी बात समझाने ही वाला था कि वह एक बार फिर दर्द से कराहने लगा। यह जियो लिंगशी का छोटा सा हाथ था जिसने उसकी बाईं बाह को बुरी तरह से काट लिया था। छोटी चाची, आपने मुझे चुटकी क्यों काटी? जियोचे ने जियो लिंगशी की ओर देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर गलत भाव थे। जियो लिंगशी ने गुस्से में उसे अनदेखा करते हुए चिल्लाया और दूसरी तरफ मुंह किया। युवा मास्टर जियो आ गए हैं। इसी समय भीड़ के सामने से एक तेज और स्पष्ट चिल्लाहट फूट पड़ी। भीड़ तुरंत शांत हो गई क्योंकि सभी की निगाहें जियो संप्रदाय के सदस्यों की सुंदरता की एक झलक पाने की चाहत में ध्वनि के स्रोत की ओर गईं। कुछ ही समय बाद एक शानदार कपड़े पहने हुए गर्वित आचरण वाला एक युवक भीड़ के बीच से गुजरा। जियो मोशान उससे आधे कदम से अधिक पीछे नहीं था और जियो यूनहाई व्यक्तिगत रूप से आगे चल रहा था। उनकी अभिव्यक्ति और मुद्रा दोनों अलग अलग थीं, जिनमें अनादर का कोई संकेत भी नहीं था। जियो यूनहाई के मार्गदर्शन में जियो कुआंगयुन खड़े मंच पर चले गए और बीच में सम्मान की सीट पर बैठ गए। उसने अपने नीचे जियो कबीले के सदस्यों पर घृणित दृष्टि से अपनी निगाहें घुमाईं, जैसे कोई सम्राट अपनी प्रजा की ओर देख रहा हो। एक क्षण बाद उन्होंने जियो यूनहाई को यह संकेत देने के लिए सिर हिलाया कि वे शुरू कर सकते हैं। क्या यह जियो संप्रदाय का बड़ा शॉट है? अगर हम किसी और चीज की बात न करें तो उनका लुक अभी भी कुछ ज्यादा ही भद्दा है। क्या महान जियो संप्रदाय के जीन दुर्जय नहीं हैं? उसे अपनाया नहीं जाना चाहिए, ठीक है? जियोचे धीरे से बुदबुदाया। उनमें से 100 की तुलना छोटे चे से नहीं की जा सकती, जियो लिंगशी ने उत्तर दिया। जैसे ही उसने यह कहा, उसे याद आया कि वह उससे नाराज थी। उसने एक बार फिर तेजी से हम्फ की आवाज निकाली और उसे अनदेखा करने के लिए अपना चेहरा घुमा लिया। शियर, चिल्लाओ मत। बकवास, जियो लाई ने धीमी आवाज में कहा। ओह, जियोचे ने जवाब दिया, जैसे उसने बात करना बंद कर दिया। क्या जियो कबीले के सभी लोग यहाँ हैं? जियो कुआंगयुन ने आधी खुली आंखों और ऊब भरे स्वर में धीरे से कहा। हालांकि उसकी दोनों आंखें भीड़ में उस परी की आकृति को खोजने में तेजी से घूम रही थीं जिसे उसने कल देखा था, और साथ ही उस लड़की को भी जिसके बारे में जियो यूलोंग ने उस परी के बराबर होने का दावा किया था। इसकी पुष्टि पहले ही हो चुकी है। हर कोई मौजूद है, एक भी गायब नहीं होगा, जियो यूनहाई ने गंभीर भाव से कहा। बहुत अच्छा, जियो कुआंगयुन ने सिर हिलाया। फिर उसकी नजर मुख्य द्वार की ओर गई। दरवाजे के बाहर खड़े वे कौन लोग हैं? यंग मास्टर जियो को रिपोर्ट करते हुए, वे सभी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के भीतर शक्तिशाली परिवार हैं। वे यंग मास्टर जियो की सुंदरता पर एक नजर डालने की उम्मीद में आज सुबह से ही यहाँ एकत्र हुए हैं। जियो यूनहाई ने अपनी कुर्सी से आधा उठते हुए उत्तर दिया। यह ऐसा ही है। जियो कुआंगयुन ने सिर हिलाया और फिर हाथ हिलाते हुए कहा, चूंकि वे मेहमान हैं, हम उन्हें इस तरह बाहर इंतजार नहीं करने दे सकते। उन्हें अंदर आने दो। जियो कबीले के बाहर के लोगों का आज के मामले में गवाह होना भी एक अच्छी बात है, अन्यथा अन्य लोग बाद में कह सकते हैं कि मैं पक्षपाती था। जियो यूनहाई ने तुरंत उनसे कहा, युवा मास्टर जियो वास्तव में जियो संप्रदाय के संप्रदाय गुरु का पुत्र होने के योग्य है। आप इतने युवा हैं और पहले से ही इतने खुले विचारों वाले हैं। यह मुझे शर्म से लाल करने के लिए काफी है। जियो डे, जल्दी से हमारे मेहमानों को अंदर बुलाओ। मुख्य प्रवेश द्वार खुल गया और फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के सभी शक्तिशाली निवासी व्यवस्थित रूप से अंदर चले गए, प्रत्येक व्यक्ति एक आरक्षित आचरण के साथ। वे सभी एक भारी उपहार लेकर आए। भीड़ के बीच जियोचे ने जिया क्विंग्यू के पिता जिया होंगी को भी देखा। बहुत अच्छा, अब हम शुरू कर सकते हैं। जियो कुआंगयुन अपनी कुर्सी पर सीधा हो गया और अंत में उसने वह आसन ग्रहण किया जिसे सामान्य बैठने की मुद्रा माना जा सकता है,
उसने नीचे देखा और हल्के से बोला, मेरा नाम जियो कुआंग्युन है और मैं जो संप्रदाय से हूँ। जो संप्रदाय के महान नाम के संबंध में आप सभी को बहुत स्पष्ट होना चाहिए। ब्लू विंड एम्पायर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मेरा जियो संप्रदाय हल नहीं कर सकता। आप सभी को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, क्योंकि भले ही आप थोड़े कमजोर हैं, फिर भी आपको जियो संप्रदाय से संबंधित कहा जा सकता है। जियो कबीले के संस्थापक हमारे जियो संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक का बेटा था। हालांकि यद्यपि आपका संस्थापक एक बुजुर्ग का बेटा था, वह वास्तव में एक महिला नौकर से पैदा हुआ था। उसकी स्थिति इतनी कम थी कि उसका उल्लेख करना उचित नहीं था और उसकी गहन शक्ति में वास्तव में बहुत कमी थी। कूड़े के टुकड़े के रूप में वह जियो संप्रदाय में बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं था। इस प्रकार आपके संस्थापक को उस बुजुर्ग ने इस स्थान पर निर्वासित कर दिया था और इस तरह आपका जियो कबीला अस्तित्व में आया। जियो कुआंग्युन के बेहद कठोर शब्दों ने पूरे जियो कबीले और उनके संस्थापक दोनों के प्रति उनके तिरस्कार को नहीं छिपाया। जियो कबीले के कुछ सदस्य यह सुनकर भौहें चढ़ाने लगे, लेकिन किसी ने भी हंगामा करने की हिम्मत नहीं की।